हेलो दोस्तों, मैं शुभम सिंह अपने यूट्यूब चैनल विनर एकेडमी W.in में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन को आप प्रेस नहीं करेंगे तो हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों, हमारी टीम चाह रही है कि जब मेहनत के साथ, इतने परिश्रम के साथ वीडियो बनाया जा रहा है तो आपके पास समय से और सही ढंग से पहुँचे। तो चाहूँगा कि आप लोग देरी नहीं करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ेंगे। तो दोस्तों, मैं जैसा कि पता है आपको, इस यूट्यूब चैनल पर हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। मेरा नाम शुभम सिंह है। तो 5 वीडियोज़ में पढ़ाया जा चुका है हिंदी का विकास और हिंदी वर्णमाला और उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में भी आया होगा। और आज कुछ इसमें रह गया है जो आपको बता दिया जाएगा, और इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, फिर से वो चीज़ें बता दी जाएंगी, क्योंकि आपको अच्छा बनाने के लिए हमारी टीम यहाँ निरंतर प्रयास कर रही है। तो आपको कहीं भी डाउट लगे तो निसंकोच आप हमारे इस YouTube चैनल पर कमेंट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आपके एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब के ही दम पर हमारी टीम यहाँ आपके लिए खड़ी है और निरंतर प्रयास कर रही है। तो अभी आप लोगों को पता होगा कि 52,000 वैकेंसीज़ उत्तर प्रदेश में पुलिस में आ रही हैं। 52,000 वैकेंसीज़ एक स्टेट में बहुत होती हैं, और आप पढ़ाई में जुड़ जाइए, क्योंकि ऐसा समय नहीं आएगा। तो चाहूँगा कि आप लोग सही समय से जुड़े, और हमारे इस YouTube चैनल में कोर्स लॉन्च हो रहा है पुलिस के लिए और SSC GD के लिए। बहुत अच्छा ही कोर्स है YouTube पर। तो चाहूँगा कि आप लोग जुड़िए हमारे साथ और अपनी अच्छी तैयारी कीजिए और परीक्षा में अच्छा कीजिए, क्योंकि जब तक आप सफल नहीं होंगे तब तक आप एक अच्छे व्यक्तियों में आपकी गिनती नहीं होगी। तो इसलिए चाहूँगा कि आप अच्छा बनिए, और आपको अच्छा बनाने के लिए हमारी टीम यहाँ निरंतर प्रयास कर रही है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया था कि वर्णों की संख्या, इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि वर्णों की संख्या, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं बताया गया है, जिसका पहला प्रकार स्वर होता है और दूसरा व्यंजन होता है। तो हिंदी में मूल रूप से स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। जब स्वर की बात कर रहे थे तब आपको हम दिखाए थे इसके प्रकार, तो मतलब स्वर कितने प्रकार से होते हैं हिंदी में मूल रूप से, तो 11 प्रकार के होते हैं, और 11 प्रकार के जो स्वर होते हैं आपके सामने दिखाए गए थे। और जब व्यंजनों का वर्गीकरण हम पढ़ा रहे थे तो व्यंजनों की संख्या 33 बताए थे आपको दोस्तों। तो टोटल आप जोड़ेंगे तो 44 होगा। 44 वर्ण होते हैं। तो मूल रूप से वर्णों की संख्या हिंदी, जैसा कि आपको बताया गया था कि वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। हिंदी में मूल स्वरों की संख्या 11 होती है, आपको दूसरे या तीसरे वीडियो में बताया गया था। और जब व्यंजनों का वर्गीकरण हम पढ़ा रहे थे आपको, तो व्यंजनों की संख्या 33 बताई गई थी। तो जब मूल रूप के 33 होते हैं व्यंजन और स्वर 11 होते हैं, तो इनकी टोटल संख्या दोनों जोड़ेंगे तो 44 होगी। यही मूल वर्ण होते हैं हिंदी में, मूल वर्ण या साधारण वर्ण, मूल वर्ण या साधारण वर्ण। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि हिंदी में मूल वर्ण या साधारण वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर 44 होना चाहिए दोस्तों। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है कि 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो 44 होगा। यही मूल रूप के वर्ण और हिंदी में माने जाते हैं। पेपर में पूछा गया है, एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखेंगे कि हिंदी में मूल वर्णों या साधारण वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर 44 होना चाहिए। और देखते हैं दोस्तों इसके आगे तीसरे नंबर का, पहले नंबर का था
ये पहले नंबर का, ये दूसरे नंबर। अब तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरे नंबर में आयोगवाह वर्ण, आयोगवाह वर्ण जो होते हैं 2 होते हैं। आयोगवाह वर्ण जो होते हैं 2 होते हैं, दिखाया गया था इसके पहले वाले वीडियो में। और संयुक्ताक्षर जो होते हैं, चौथा प्रकार है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर संयुक्ताक्षर वर्ण जो होते हैं 4 होते हैं। और पांचवा जो है, सर इतना दिख रहा है, तो पांचवा जो है ताड़न जात वर्ण। ताड़न जात वर्णों की संख्या जो होती है वो 2 होती है। तो 44 में 4 2 6 2 8, अगर 8 इसको भी जोड़ दिया जाएगा तो 52 हो जाएगा। मूल रूप से मूल वर्णों की संख्या अगर हिंदी में पूछी जाए तो 44 होता है। और उसके बाद आयोगवाह वर्ण 2 होते हैं, संयुक्ताक्षर 4 होते हैं, ताड़न जात वर्ण जो होते हैं 2 होते हैं। टोटल जोड़ा जाएगा तो इनकी संख्या 52 होती है, जो हिंदी में कुल वर्णों की संख्या होती है। कुल वर्णों की संख्या होती है, वर्णों की संख्या होती है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने नोट्स में स्टार बनाकर लिख लीजिएगा या मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनाकर लिख लीजिएगा, क्योंकि पेपरों में बार बार पूछे जाते हैं और अच्छे क्वेश्चन हैं। थोड़ी सी बारीकियां हैं जो आप ध्यान देंगे। अगर हिंदी में पूछा जाए मूल वर्णों की संख्या या साधारण वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर 44 होना चाहिए। अगर हिंदी में कुल वर्णों की संख्या पूछी जाए, कुल वर्णों की संख्या, जब कुल वर्णों की संख्या की बात की जाए तो आपका आंसर 52 होना चाहिए। 52 वर्ण होते हैं कुल। तो आओ इसके आगे देखते हैं दोस्तों, और आशा करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो वर्णों की संख्या हम बता रहे थे आपको। मूल रूप से अगर बात की जाए तो 44, और कुल वर्णों की बात की जाए तो 52 होती है। तो आओ इसके आगे देखते हैं दोस्तों। तो पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या या कुल वर्णों की संख्या पूछी जाए तो आपका आंसर 52 होना चाहिए। 52 ऑप्शन में रहेगा और 52 सही होगा। और मूल वर्णों की संख्या अगर पूछी जाए तो 44 होगा, वो भी सही होगा। यही आपको ध्यान देना है कि मूल रूप और कुल वर्ण, यही ध्यान देना होगा बस, उसके बाद आप सही कर ले जाएंगे। तो 6वें नंबर का देखते हैं विदेशी वर्ण। विदेशी वर्ण जो होते हैं 4 होते हैं। विदेशी वर्ण जो होते हैं 4 होते हैं, जो इस प्रकार हैं ख ज फ, ख ज फ ई। विदेशी वर्ण 4 होते हैं जो इस प्रकार से हैं। तो अगर इनको भी जोड़ लिया जाता है कुल वर्णों में तो इनकी टोटल संख्या 56 हो जाती है। 56, जिसे हिंदी में मानक वर्णों की संख्या मानी जाती है। मानक वर्णों की संख्या मानी जाती है, संख्या मानी जाती है। तो दोस्तों 3 क्वेश्चन आपको तैयार हो गए हैं। अगर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या पूछी जाए तो आपका आंसर 44 होना चाहिए। कुल वर्णों की संख्या पूछी जाए तो 52 होना चाहिए। और मानक वर्णों की संख्या पूछी जाए तो 56 होना चाहिए। पेपर में पूछा जाता है, ये सब चीज़ें बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा और अपने नोट्स में अच्छे तरीके से लिखिएगा। थोड़ी थोड़ी बारीकियाँ हैं इसमें जो आपको परेशानी में डाल सकती हैं, लेकिन चाहूँगा कि आप लोग बहुत आसानी से समझ रहे हैं। और जहाँ थोड़ी बारीकियाँ हैं आपको बता दी जा रही हैं, आप वहाँ ध्यान देंगे। मूल रूप से अगर पूछा जाए तो 44, कुल वर्णों की संख्या पूछी जाए तो 52, और मानक वर्णों की संख्या पूछी जाए तो आपका आंसर 56 होना चाहिए।
दोस्तों आपको बता रहे थे मानक वर्णों की संख्या। तो मानक वर्णों की संख्या 56 होती है हिंदी में। ये क्वेश्चन बनेगा पेपर में और निश्चित रूप से बनेगा और आपका आंसर 56 होना चाहिए। अगर ये बातें की जाएँ, मानक वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है हिंदी में, तो 56, आपका आंसर 56 होना चाहिए। तो इससे जितने प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते थे मैंने आपको बताया और आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये सब चीज़ें फिर से बता दी जाएंगी और अच्छे से बता दी जाएंगी। बहुत कठिन विषय हिंदी नहीं है, लेकिन अगर आपको कुछ डाउट हुआ तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर सादर आमंत्रित हैं। सही है सर, सही। तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कोई भी डाउट हो। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे स्वर 11 स्वर होते हैं। आपको पहले वीडियो में कि दूसरे वीडियो में बताए थे, आज एक बार फिर देख लेते हैं। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ई, ए, ऊ, आओ। 11 मूल रूप से स्वरों की संख्या हिंदी में होती है। तो और व्यंजनों की संख्या नहीं, इसकी मात्रा क्या होती है। मात्रा जो है आपको ध्यान देना होगा, छंद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको और फिर से बता दी जाएंगी। तो अगर छोटा आ है तो उसका मात्रा इस तरीके से होगा, और बड़ा आ है तो इस तरीके से, छोटी है तो इस तरीके से, बड़ी है तो इस तरीके से, ऊ इस तरीके से, और री इस तरीके से, ए, तो दोस्तों हम आपको बता रहे थे कि स्वर हिंदी में मूल रूप से स्वरों की संख्या 11 होती है, जो इस प्रकार से लिखे गए हैं, और इनकी मात्रा इस तरीके से होती है। तो मात्रा आप ध्यान देंगे, इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा छंद में पड़ती है, और छंद मात्रा से ही गिना जाता है कि मतलब कौन सा छंद है, सममात्रिक है, विषम मात्रिक है, चौपाई है, दोहा है, सोरठा है, मात्रा से ही पता चलता है। तो इतनी चीज़ें आप लोग नोट करेंगे अपने नोट्स में, और अच्छी चीज़ें हैं, आप ध्यान देंगे। तो आओ इसके आगे देखते हैं दोस्तों। स्वर जो होते हैं 11 होते हैं, और उनकी मात्रा आप लोगों के बीच में बताएं, और आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मात्रा जो होता है, मात्रा हरस स्वर, पहला हरस स्वर या हास स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर। इनकी संख्या 4 होती है, इनकी संख्या 7 होती है। जो आपको दूसरे वीडियो में दिखाया गया था कि ये 4 कौन कौन से होते हैं, ये 7 कौन कौन से होते हैं, सब चीज़ें हम डिटेल्स में आपको बताए थे, और आशा करता हूँ कि आप अपने नोट्स में अच्छे ढंग से लिखे भी होंगे। तो आओ देखते हैं दोस्तों, एक बार फिर देखते हैं कि हरस स्वर जो होता है 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छोटा, छोटी, छोटाऊ और री। इनकी मात्रा सदैव एक होती है। आप अगर यहाँ इसको नोट किए होंगे तो आपको छंद जानने में या समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि छंद पूरा मात्रा पर ही डिपेंड होता है। तो दीर्घ स्वर जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं: बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ई, ऊ,
आओ, इनकी सदैव मात्रा 2 होती है। सर इतना दिख रहा है। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है, जो इस तरीके से आपके सामने लिखा गया है, और इनकी मात्रा सदैव 1 होती है। और दीर्घ स्वर जो होते हैं उनकी संख्या 7 होती है, तो सातों इस तरीके से लिखे गए हैं, इनकी मात्रा सदैव 2 होती है। तो दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर के उपनाम सेकंड वीडियो में हम बताए थे आपको। अगर ह्रस्व स्वर दिया रहेगा तो ह्रस्व स्वर, नहीं तो इसके उपनाम अगर दिए रहेंगे तो उसे आप समझ लीजिएगा कि ह्रस्व स्वर की बात कर रहा है। अगर दीर्घ स्वर के कुछ उपनाम दिए गए हैं तो आप ये समझ लीजिएगा कि दीर्घ स्वर की बात कर रहा है। तो इनकी सदैव मात्रा 1 होती है ह्रस्व स्वर की, और दीर्घ स्वर अगर होंगे जो 7 होंगे इसमें से कोई, तो उनकी सदैव मात्रा 2 होगी। तो आप इतना अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो आओ देखते हैं कमल में मात्रा कितनी होती है। कमल एक शब्द है जिसमें मात्रा कितनी होती है या मात्रा की संख्या कितनी होती है। कमल, कमल, कमल में 1 + 1 + 1, क्योंकि छोटा इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और इनकी मात्रा सदैव 1 होती है, इसलिए कमल में 3 मात्रा होती है। कमल में 3 मात्रा होती है। अगर कोमल दे दिए जाए, कोमल, कोमल, कोमल में अभी आपको दीर्घ स्वर बताए थे कि ओ जो होता है इसकी मात्रा सदैव 2 होती है, इसलिए इसका 2, इसका 1, इसका 1, तो इसकी टोटल मात्रा 4 होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में। कमल में मात्रा कितने मात्रा होती है, कोमल में कितने, कई शब्द हो सकते हैं जिसमें पूछ सकता है। तो पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपको सभी चीज़ें आसानी से बताई जा रही हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आओ देखते हैं कि अब कुछ इसमें नोट पॉइंट छूट गया था, छूट नहीं गया था, इसके आगे का है। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि कमल में वर्णों की संख्या, अभी मात्रा हम देख रहे थे, आओ देखते हैं कमल में वर्णों की संख्या कितनी होती है। कमल में वर्णों की संख्या कितनी होती है। वर्णों की संख्या, तो कमल में अगर कमल का वर्ण विच्छेद किए जाए तो क + अ + म + अ + ल + अ। हाँ दोस्तों, एक चीज़ हमसे छूट गया था, जब स्वर रहित किए जाते हैं तो इसमें हलंत लगता है। तो क पे हलंत, म पे हलंत और ल पे हलंत। तो इसके बाद हम देखेंगे कि वर्णों की संख्या इसमें कितनी है। तो वर्णों की संख्या इसमें कितनी है, तो आओ देखते हैं। इसमें 5 वर्ण हैं, 1 2 3 4 5। आ को किस लिए छोड़ा गया है ये आपको बताते हैं। तो इसमें वर्णों की संख्या 5 होती है। अगर कमल का वर्ण विच्छेद किया जाए और वर्णों की संख्या पूछी जाए तो 5 होता है। क्यों हो इस आ को छोड़ा गया, और इसके बारे में जानते हैं। एक नोट पॉइंट है, आप लिखिएगा, एक नोट पॉइंट है, आप लिखिएगा। यदि किसी शब्द में अंतिम स्वर यदि किसी शब्द में अंतिम स्वर ध्वनि छोटा हो तो उसे अलग से
अलग से नहीं गिनते हैं। अब आपको पता चला होगा दोस्तों कि अगर यदि किसी शब्द में अंतिम स्वर ध्वनि आ हो तो उसे अलग से नहीं गिनते हैं। अगर यहाँ आ आए किसी भी शब्द का वर्ण विच्छेद करते समय तो आपको नहीं गिनना है। यही नोट पॉइंट में बताया गया है, आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। आपको इतना ध्यान देना पड़ेगा कि अगर किसी शब्द में अंतिम स्वर ध्वनि आ हो तो उसे अलग से नहीं गिनते हैं। तो आओ एक और आपको दिखाते हैं, शेरनी। शेरनी का वर्ण विच्छेद, शेरनी। शेरनी में वर्णों की संख्या, शेरनी में वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या। शेरनी में वर्ण, दोस्तों शेरनी में वर्णों की संख्या आपसे पूछा जा रहा है। तो शेरनी का वर्ण विच्छेद करते हैं। सबसे पहले स पे हलंत रहेगा क्योंकि इसे स्वर रहित कर रहे हैं, तो ए होगा यहाँ, और र पे हलंत होगा, यहाँ आ होगा, न पे हलंत होगा, यहाँ बड़ी होगी। इसमें वर्णों की संख्या 6 होगी, 1 2 3 4 5 6। इसमें वर्णों की संख्या 6 होगी। शेरनी में वर्णों की संख्या 6 होती है और इसे स्वरहित करके आपको दिखाया गया। स्वरहित जब किया जाता है तो व्यंजन में हलंत लगा दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आई। और वर्णमाला पूर्ण हुआ। अगर इसके बाद पढ़ाने के बाद कोई क्वेश्चन छूटा हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आपको बता दिया जाएगा कि ये चीज़ें यहाँ बताई गई थी और आप यहाँ नहीं समझे थे। हमारे ख्याल से कुछ नहीं छोड़ा गया था। इस वर्णमाला में या हिंदी भाषा के विकास या हिंदी भाषा का परिचय, जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई थी बहुत डिटेल्स में बताई गई थी। और जो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, आओ कुछ क्वेश्चन हैं, देखते हैं कि वर्णमाला से किस तरीके से क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भाषा के कितने प्रकार होते हैं? भाषा के कितने प्रकार होते हैं? कितने प्रकार होते हैं? तो आपको पहले वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि हम बताए थे कि पेपर में एक क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, भाषा के कितने प्रकार होते हैं? सिर्फ प्रकार की बात कर रहे हैं तो आपको बताना है भाषा कितने प्रकार होते हैं। तो मैं आपको बताया था कि भाषा के 3 प्रकार होते हैं। पहला मौखिक, दूसरा लिखित और तीसरा सांकेतिक। मौखिक भाषा वो भाषा होती है जो मुंह से कह के बताई जाती है। लिखित भाषा वो होती है जो लिखकर बताई जाती है। सांकेतिक भाषा वो भाषा होती है जो संकेत करके बताई जाती है। तो पहला क्वेश्चन यही था कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में। तो आपका आंसर 3 होना चाहिए। तो दूसरा क्वेश्चन आओ देखते हैं दोस्तों। पहला ये था, भाषा के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला मौखिक, दूसरा लिखित और तीसरा सांकेतिक। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आदि जननी या जगत जननी
के रूप में किस भाषा को जाना जाता है? किस भाषा को जाना जाता है? दिख रहा है सर? तो दूसरा क्वेश्चन है कि आदि जननी या जगत जननी के रूप में किस भाषा को जाना जाता है? एक बीएड एंट्रेंस के पेपर में क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था। तो पेपर का क्वेश्चन है, आप बताइएगा। आपको पहले वीडियो में हम बता चुके हैं, जितने क्वेश्चन यहाँ हम आपसे पूछ रहे हैं सब क्वेश्चन सब चीज़ें आपको बताई गई हैं, इसलिए चाहूँगा कि आप लोग अपना आंसर बताइए। तो आदि जननी या जगत जननी के रूप में किस भाषा को जाना जाता है? तो आपको मैं बताया था कि संस्कृत भाषा को, जिससे हमारी हिंदी बनी है। मैं आपको बताया था कि संस्कृत भाषा सर्वप्रथम 2 भागों में बटी। पहला वैदिक संस्कृत, दूसरा लौकिक संस्कृत। जो हमारी हिंदी है लौकिक संस्कृत के ही। तो मैं आपको बताया था कि संस्कृत जो है 2 भागों में बटी, एक वैदिक संस्कृत, दूसरा लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत का ही भेद है हिंदी भाषा। तो ये क्वेश्चन आपको पहले ही वीडियो में बताया था और पेपर में पूछा भी गया है। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है, व्याकरण के कितने अंग होते हैं? व्याकरण के कितने अंग होते हैं? कितने अंग होते हैं? तो ये भी आपको पहले ही वीडियो में बताए थे कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। 3 अंग होते हैं। पहला था वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। तो आओ देखते हैं चौथा क्वेश्चन दोस्तों। चौथा क्वेश्चन आपको बताना है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी होती है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी होती है? तो आपको बताना होगा भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी होती है। तो आप बताएंगे दोस्त। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई हम आपको बताए थे कि ध्वनि होती है। ध्वनि पेपर पूछा जा सकता है, आप अपने नोट्स में ज़रूर लिखिएगा। इन सब चीज़ों को बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और 5वां क्वेश्चन है, जितने टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं हिंदी वर्णमाला या हिंदी के विकास जो बताया गया था, तो आपको वही क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं आपसे। तो आप बताइए। तो पहला क्वेश्चन था, भाषा कितने प्रकार होते हैं? 3। आदि जननी या जगत जननी के रूप में किस भाषा को जाना जाता है? संस्कृत। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी होती है? ध्वनि। तो 5वां क्वेश्चन है, ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? ये कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? आपको संख्या ही सिर्फ बताना है। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? आपको बताए थे कि ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है, दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। संख्या भी पेपर में पूछा गया है, तो आप जानते रहिए। 6वां क्वेश्चन है कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? व्यंजनों दिख रहा है सर? व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? एक क्वेश्चन पेपर पूछा गया है, कितनी होती है? क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसलिए यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा। तो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो व्यंजनों के वर्गीकरण जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया था कि व्यंजनों की संख्या 33 होती है। पेपर में अगर पूछा जाए तो आप इस तरीके से आंसर दीजिएगा। और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और आ जाएगा सर, 7वां क्वेश्चन है, देख लीजिए। 7वां क्वेश्चन है,
अस्पर्शी या वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? अस्पर्शी या वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? तो आपको बताया था कि अस्पर्शी या वर्गीय दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो अस्पर्शी अगर कहा जाए आपसे या वर्गीय कहा जाए तो एक ही होगा कि अस्पर्शी या वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो मैं बताया था कि क वर्ग के क से लेकर प वर्ग के म तक आप वहाँ तक जोड़ेंगे तो 25 होगी। वही वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन के रूप में जाने जाते हैं। तो स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर 25 होना चाहिए। और 25 कौन कौन से होते हैं मैं आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। दोस्तों 2-3 क्वेश्चन और बच रहे हैं, आओ देख लेते हैं। ये सब बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला के। तो चाहूँगा कि आपको आसानी से ये सब चीज़ें समझ में आ रही हैं। और इसमें अगर कुछ डाउट है तो आप हमारे YouTube चैनल पर सादर आमंत्रित हैं कमेंट करने के लिए। आप अपना सुझाव दे सकते हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आओ देखते हैं। तो उच्छिप्त या ताड़न जात 7वां क्वेश्चन है। उच्छिप्त का शाब्दिक अर्थ बताए थे दोस्तों आपको, फेंका हुआ। उच्छिप्त या ताड़न जात द्विगुण या विकसित व्यंजन सब एक ही चीज़ें हैं। विकसित व्यंजन, उच्छिप्त, ताड़न जात, द्विगुण, विकसित व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो 2 होते हैं दोस्तों, जो आपको बताया गया था, ड और ढ। दिख रहा है सर? ड और ढ। ड और ढ जो उच्छिप्त व्यंजन, ताड़न जात ये विकसित व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। ड और ढ। तो 8वां क्वेश्चन है दोस्तों। हिंदी में मूल या साधारण वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में मूल या साधारण तो हिंदी में मूल या साधारण वर्णों की संख्या कितनी होती है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या 44 होती है, जो हिंदी के मूल स्वर और मूल व्यंजनों के योग से बने हैं। तो हिंदी में मूल या साधारण वर्णों की संख्या पूछी जाए तो आपका आंसर 44 होना चाहिए। तो ये सब बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे हिंदी वर्णमाला के। चाहूँगा और समझ सकता हूँ कि आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। आज हिंदी वर्णमाला इस वीडियो में ख़त्म हुआ। तो चाहूँगा कि आपको अगर कुछ डाउट हो तो हमारे YouTube चैनल पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर कुछ चीज़ें छूट रही हैं तो भी बता दी जाएंगी। हमारे ख्याल से तो कुछ छूट नहीं रहा है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ें नहीं पढ़ाए हैं तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। बस, धन्यवाद।